Good afternoon, class. In the previous video, I had discussed cash book, and I hope that the topics which I had covered, everything is clear to all of you. Now, in today's video, I am going to discuss the new topic, that is techniques of analyzing financial statements. What is financial statement? As you all know, financial statement basically helps, or it is a statement, it is the last book which is prepared by an organization where you can determine the profit loss position as well as the financial position, that is asset liability and capital position. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं जब मैंने आप लोगों को बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात किया था, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं, इसको बनाने का बेसिक पर्पस है बिजनेस के प्रॉफिट लॉस की पोजीशन निकालना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे एसेट लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये हमें करंट ईयर की पोजीशन बताता है कि करंट ईयर में हमने क्या क्या काम किया, लेकिन वो ये हमें डिटरमाइन करके नहीं प्रोवाइड करता कि हमने जो स्टेटमेंट तैयार किया है उस स्टेटमेंट के लिए जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं। तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी रिलेवेंसी, उनकी सॉल्वेंसी की पोजीशंस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड की गई हैं जो हमें हेल्प करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के। तो आप इस अकाउंटिंग के अंदर टोटल 6 टेक्निक्स को पढ़ोगे जो आपके लिए यूजफुल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। These are the 6 different techniques. First one is ratio analysis, second is fund flow statement, third one is statement or schedule of changes in working capital, next one is cash flow statement, fifth one common size statement, and last one is the comparative statement. Ratio analysis का काम क्या है? जितने भी आपने इनकम, ऑपरेशंस ये सब परफॉर्म किए हैं उनके डिफरेंट रेशियोज को डिटरमाइन करना और उन रेशियोज के बिहाफ पे कंपेयर करना प्रीवियस ईयर से कि हमने जो ओवरऑल ऑपरेशंस करंट ईयर में परफॉर्म किए हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट का काम, बिजनेस में जितने भी आपके फंड्स के फॉर्म में ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो कैश मनी हो, चाहे वो आपका क्रेडिट मनी हो, तो फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो की पोजीशन 2 डिफरेंट बैलेंस शीट्स और 2 डिफरेंट ईयर्स के बेस पे एनालाइज की जाती है। स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का काम क्या है? बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये आपके किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये सारी चीजें आपके ये थर्ड टेक्निक डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। फोर्थ टेक्निक का यूज, बिजनेस में अगर सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं तो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किस फॉर्मेट पे हो रहा है, ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटरमाइन करता है। फिफ्थ टेक्निक दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी 2 ईयर्स के बैलेंस शीट को कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखी जाती। और लास्ट वन कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, जहाँ पे हम 2 साल के बैलेंस शीट का कंपैरिजन करते हैं और यहाँ पे कंपैरिजन वैल्यूज के बिहाफ पे किया जाता है। तो कंपैरिजन करने का मोटिव क्या है कि लास्ट ईयर टू करंट ईयर हमने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं और कितने अमाउंट से चेंजेस जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारे आपके डिफरेंट टेक्निक्स के बिहाफ पे आपको पढ़ना है। तो पहले हम रेशियो एनालिसिस की बात कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ क्विक इंडिकेशन ऑफ अ फर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रेशियो एनालिसिस बेसिकली आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है जिसका काम क्या है, फर्म की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको क्विकली इंडिकेट करना कि फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरफ मूव कर रही है, आपको बेनिफिट दे रही है या आपको ड्रॉबैक्स प्रोवाइड कर रही है। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनीज ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सच एज इट्स एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। रेशियो एनालिसिस एट लास्ट यूज क्यों किया जाता है कि जिससे कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, यानी जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं और जो फाइनेंशियल बेस पे आपने जो कैपिटल या ये सारे फैक्टर्स आपने यूज़ किए हैं, एसेट्स आपने बिजनेस में यूज़ किए हैं, तो ये आपको कितना एफिशिएंटली परफॉर्म करके प्रोवाइड कर रहा है, बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी है,
बिजनेस डे टू डे ऑपरेशंस में लिक्विड यानी फ्लेक्सिबल कितना है, बिजनेस प्रॉफिटेबल कितना है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करा पा रहा है, अब बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन कितना सॉल्वेंट है, कितने समय तक वो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स आपके रेशियो एनालिसिस डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस रेशियोज फॉर हेल्पिंग इन मेकिंग सर्टेन डिसीजंस। बिजनेस के डिफरेंट डिसीजंस को लेने के लिए एट लास्ट ये आपका एक प्रोसेस है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है और एट लास्ट ये आपको डिफरेंट रेशियो इंटरप्रेट करके प्रोवाइड कराता है। The trend of these ratios are studied to check whether they are improving or deteriorating. जो ट्रेंड आपका रेशियोज का, ट्रेंड का मतलब जब हम लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ट्रेंड हमें बताएगा कि हम इंप्रूव कर रहे हैं या डिटेरियोरेट यानी डिक्लाइन कर रहे हैं। It simplifies the accounting figures and help in future forecasting. ये अकाउंटिंग फिगर्स को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करता है, सिंपल फॉर्मेट में लाता है और फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने में हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर में कैसे काम किया जाए, तो क्या फोरकास्ट किया जाए फ्यूचर के, क्या प्रेडिक्ट किया जाए फ्यूचर के लिए, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है रेशियो एनालिसिस। तो आई थिंक ये पहली टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड टेक्निक की तरफ ध्यान देते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अभी जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे हम बैलेंस शीट के 2 साल का कंपैरिजन करेंगे फंड के फ्लो का, कि आपका जो फंड है वो कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ये एनालिसिस करके हमें प्रोवाइड करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इट इज अ मेथड बाय व्हिच वी स्टडी चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन 2 बैलेंस शीट। ये एक मेथड है जो बेसिकली हमें हेल्प करता है क्या स्टडी करने में, कि फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है 2 बैलेंस शीट के बिहाफ पे वो किस लेवल पे चेंज हो रहा है। इट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। ये हमें फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम सोर्सेस और एप्लीकेशन, यानी सोर्स का मतलब जो आपका इनफ्लो हो रहा है और एप्लीकेशन का मतलब जो आपका यूटिलाइजेशन आउटफ्लो हो रहा है, दोनों के ही पोजीशंस को डिटरमाइन करता है एक पर्टिकुलर पीरियड का, कि लास्ट ईयर से करंट ईयर कितना आपने ऐड ऑन किया है और फंड और कितना आपके पास से फंड चला गया है, ये दोनों की पोजीशंस आपको प्रोवाइड कराता है। इसीलिए यहाँ पे हम 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं। In other words, this statement is also prepared to explain the changes in working capital position of a company. ये आपका एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो वर्किंग कैपिटल की पोजीशन है उसको भी एट लास्ट कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हेल्प करता है कि उन चेंजेस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मीन दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर इन्वॉल्व इन द डे टू डे बिजनेस। ये बात तो पहले भी कर चुके हैं, अभी भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल क्या है, बिजनेस की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशन। तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में हमारे पास एसेट और लायबिलिटी बिजनेस में जो अवेलेबल है, कितना बिजनेस में यूज हो रहा है डे टू डे बिजनेस में, उसकी पोजीशन हमें वर्किंग कैपिटल में पता चलती है। वर्किंग कैपिटल रेफर्स एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 2 तरह की कैपिटल इंक्लूड करता है, एक ग्रॉस और एक नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपका होता है टोटल करंट एसेट, जितनी भी करंट एसेट है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, और नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस हमें प्रोवाइड कराता है। तो आई थिंक फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड टेक्निक पे आते हैं, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट या शेड्यूल बनाते हैं जो हमें वर्किंग कैपिटल के चेंज के बिहाफ पे इफेक्ट की पोजीशन बताता है, यानी यहाँ पे हमें इफेक्ट पता चलता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम चेंजेस बना सकते हैं लेकिन इफेक्ट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये शेड्यूल और स्टेटमेंट जो है ये हमें इफेक्ट बताता है कि इंक्रीज और डिक्रीज के बिहाफ पे हमारी क्या पोजीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। It is a statement comprises of changes in the amount of current assets and current liabilities of 2 balance sheets and determine the impact on working capital. ये स्टेटमेंट पहला काम क्या करता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के जो अमाउंट में चेंजेस हैं 2 साल की बैलेंस शीट के बिहाफ पे ये डिटरमाइन करता है। यही काम फंड फ्लो स्टेटमेंट भी करता है। ये एक काम ऐड ऑन करता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल पे, यानी क्या इफेक्ट है, वर्किंग कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसको भी डिटरमाइन करने का काम है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। द इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल इज एज फॉलोज। सिचुएशंस हम देख लेते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट अगर इंक्रीज करती है तो उस फेज में आपका जो इफेक्ट है वर्किंग कैपिटल पे वो भी इंक्रीज करेगा। करंट एसेट इंक्रीज कर रही है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। डिक्रीज हो रही है करंट एसेट, एसेट कम हो रही है तो डिक्रीज होगा इफेक्ट।
लायबिलिटी में उल्टा होगा। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है यानी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव है, इसलिए वर्किंग कैपिटल पे जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी अगर जिम्मेदारी कम हो रही है तो वहाँ पे आपका जो नेट इफेक्ट है वर्किंग कैपिटल पे वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें डिटरमाइन करके प्रोवाइड कराता है शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक ये भी टेक्निक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टेक्निक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने अभी बताया कि इसको प्रिपेयर करने का पर्पस है कि बिजनेस में कैश के फॉर्म में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है ये पोजीशन डिटरमाइन की जाए। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कैश इज द लाइफ ब्लड टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस होगा कैश के लिए क्या है, लाइफ ब्लड। जैसे हमारे लिए सांस लेना लाइफ ब्लड है, वैसे ही बिजनेस के लिए कैश लाइफ ब्लड है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अ बिजनेस टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि कैश और कैश के जो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं उनके कहीं ना कहीं हम स्टेटमेंट को तैयार करके रखें कि बिजनेस में हमारे पास एक कैश और कैश इक्विवेलेंट यानी जो बैंक बैलेंस है या अदर जो फैक्टर्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं बिजनेस में मेंटेन करके रखें। फॉर दिस पर्पज अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट हैं बिजनेस में जो आपके मेंटेन हो रहे हैं, जिनका बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे कहा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म ऑन कैश बेसिस। यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं जो हमें चेंजेस किस चीज़ में बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन में। किस बेसिस पे, कैश बेसिस में। क्रेडिट फैक्टर यहाँ इंक्लूड नहीं किए जाते। ये बात भी समझ में आ गई होगी। सच ए स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन द नेट इफेक्ट ऑफ द वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन कैश। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपको हेल्प करता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो कैश है उसका नेट इफेक्ट बताना। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब कैश के फॉर्म में जितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसका नेट डिफरेंस, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड टेक्स इनटू अकाउंट द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। और ये कहीं ना कहीं आपका प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करता है कैश की रिसीट, यानी कैश आपने कितना रिसीव किया और कैश कितना आप पेमेंट कर रहे हो। तो नेट इफेक्ट भी ये बताता है, रिसीट भी ये बताता है, पेमेंट भी ये बताता है, किस फॉर्म में, कैश। तो आई थिंक यहाँ तक ये भी टेक्निक समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं। It helps to summarize the causes of changes in cash position of a business enterprise between two balance sheet और two different consecutive years। ये एक तरीके से हेल्प करता है आपको समरी तैयार करने में कि जो कैश की पोजीशन बिजनेस एंटरप्राइज में चेंज हो रही है 2 डिफरेंट बैलेंस शीट में 2 साल लगातार पीरियड के, तो कैश में क्या नेट इफेक्ट आ रहा है, ये पोजीशन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिफ्थ आते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी मैंने बताया कॉमन साइज स्टेटमेंट का बेसिकली काम क्या है, 2 साल की बैलेंस शीट के डेटास को रिकॉर्ड करना परसेंटेज के फॉर्म में कि कितना परसेंट आपका चेंज दोनों साल के फैक्टर में आपके एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट का काम क्या है, परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यूज जो सेल्स के अगेंस्ट में आपकी जनरेट हुई है उसको रिकॉर्ड करना, यानी जो इनकम आपको मिली है। और बैलेंस शीट में काम क्या है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशंस को डिटरमाइन करना और उसको परसेंटेज फॉर्म में रिकॉर्ड करना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इट इज एन इनकम, कॉमन सा इनकम स्टेटमेंट की पहले हम बात कर रहे हैं। इट इज एन इनकम स्टेटमेंट इन विच ईच अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ सेल्स। ये आपका एक तरीके से एक इनकम स्टेटमेंट है जहां पे आप ईच अकाउंट यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस आप लिखोगे वो परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे और जो सेल्स के कंपैरिजन में होगा, यानी आपने इनकम सेल के अगेंस्ट में ही जनरेट की होगी, तो सेल के अगेंस्ट में जितने भी काम किए हैं वो सारी चीज़ें आपके परसेंटेज के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाएंगी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। This type of financial statement can be used to allow for easy analysis between companies and between time periods of the company। ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक easy analysis प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंपनीज के बिहाफ पे, यानी आप एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज का आप एनालिसिस कर सकते हो या आप एक ही कंपनी का डिफरेंट टाइम पीरियड में एनालिसिस कर सकते हो।
यहाँ पे कम से कम आपको 2 साल का डेटा या 2 कंपनी का डेटा लेना पड़ेगा। It allows an analyst to determine how the various components of the income statement affect a company's profit। ये बेसिकली एनालिस्ट को अलाउ करता है कि ये डिटरमाइन कर सके कि कैसे आपका जो इनकम स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी आपके 2 साल के पोजीशंस में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है इनकम के ट्रांजैक्शंस में, वो ट्रांजैक्शंस कितना आपके इनकम यानी प्रॉफिट पे अफेक्ट कर रहा है, ये डिटरमाइन होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से। आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। इट इज अ स्टेटमेंट इन विच बैलेंस शीट आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ ईच एसेट टू टोटल एसेट्स एंड द रेशियो ऑफ ईच लायबिलिटी टू टोटल लायबिलिटीज। जैसा आप लोगों को मालूम है कि बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज चेंज डिटरमाइन करना है वो एसेट का टोटल एसेट के अगेंस्ट में, यानी आपने कोई एक एसेट खरीदी या बेची तो उस एसेट का इम्पैक्ट टोटल एसेट पे क्या पड़ रहा है ये डिटरमाइन करके परसेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। और उसके बाद लायबिलिटी का कि जो भी लायबिलिटी आपने पे आउट किया या जो भी लायबिलिटी आपके पास जनरेट हुई है उसका टोटल लायबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आप डिटरमाइन करोगे लायबिलिटी के रिलेशन में। This format is useful for comparing the proportion of asset, liabilities and equity between different companies, particularly as part of a industry analysis। जब आप एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करोगे, अभी मैंने कहा एक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट आपकी कंपनी हो सकती है। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है तो SBI, PNB, BOB ये सब आपके क्या है कंपनीज हैं, और सबको कंबाइन कर देंगे तो ये क्या हो गया बैंकिंग इंडस्ट्री। तो एक ही इंडस्ट्री की जो डिफरेंट कंपनीज का हमें एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी यानी कैपिटल इनका एनालिसिस करना होता है परसेंटेज के फॉर्म में, तो वहाँ पे हम कॉमन साइज बैलेंस शीट को यूज करते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, इसका यूज क्या है, इनकम और एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल के बिहाफ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस के ट्रांजैक्शंस किए गए हैं उनको परसेंटेज के फॉर्म में रिकॉर्ड करना 2 साल के डेटा या 2 कंपनीज के डेटा के बेसिस पे, जिससे कि आप कंपैरिजन कर सको कि कितना चेंजेस आपके इन फैक्टर्स पे जनरेट हो रहे हैं। लास्ट टेक्निक दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का काम क्या है, अभी जैसा मैंने बताया कि काम वही है जो कॉमन साइज का है, 2 साल के डेटा कंपेयर करना, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन वैल्यूज के फॉर्म में होता है ना कि परसेंट के फॉर्म में। चलिए देखते हैं, इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट देखा जाए, इट इज अ स्टेटमेंट गिव्स द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है तो डे टू डे ऑपरेशंस की बात करेंगे, तो ये स्टेटमेंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस का। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीत रहा है तो बिजनेस की प्रोग्रेस कितनी हो रही है उसके लिए हमें आइडिया मिलता है कि बिजनेस में जो भी इंप्रूवमेंट्स आए उनके बिहाफ पे नए डिसीजंस लिए जा सकें। द एब्सोल्यूट चेंज इन मनी वैल्यूज एंड परसेंटेजेस कैन बी डिटरमाइंड टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे जो आपका चेंज है वो आपके वैल्यूज और सम टाइम परसेंटेज के फॉर्म में, यानी दोनों ही चीज़ें एक साथ निकाली जाती हैं कि वैल्यू के फॉर्म में कितना चेंज है और आपके परसेंट के फॉर्म में कितना चेंज है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। लास्ट वन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है ट्रेंड को डिटरमाइन करने में 2 या 2 से ज़्यादा बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के बिहाफ पे। चलिए देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स इन 2 और मोर बैलेंस शीट्स ऑफ अ सेम बिजनेस ऑन डिफरेंट डेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा बैलेंस शीट डिफरेंट डेट्स यानी अलग अलग टाइम पीरियड की सेम बिजनेस के। सेम आइटम्स का मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आपके जितने भी आपके इंक्लूड किए गए हैं। द चेंजेस इन द आइटम्स ऑफ 2 ईयर बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो भी आइटम्स में चेंजेस आ रहे हैं 2 साल की बैलेंस शीट में वो वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग बिजनेस की अफेक्ट करते हैं कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है बिजनेस किस तरह मूव कर रहा है, बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन किस लेवल पे चेंज हो रही है, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। द चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय कंपैरिजन ऑफ द बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। जो चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व किस फॉर्म में की जाती हैं,
बैलेंस शीट की बिगिनिंग और बैलेंस शीट के एंड के कंपैरिजन में। बिगिनिंग का मतलब जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही करंट ईयर का बिगिनिंग होगा। तो बिगिनिंग और एंड इन दोनों डेटास को कंपेयर किया जाता है और इसके बिहाफ पे हम एट लास्ट डिटरमाइन करते हैं कितना चेंज हुआ है। द चेंजेस कैन हेल्प इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ एन एंटरप्राइज। और जो चेंजेस हैं वही हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि बिजनेस किस फॉर्म में ओपिनियन प्रोग्रेस जनरेट कर सकता है। तो ये आपकी डिफरेंट टेक्निक्स थी जिनके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकता है। ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस कि वो इनमें से कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करता है और कौन सी टेक्निक्स की ज़रूरत बिजनेस को नहीं। तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बजटिंग। इसमें आप लोगों को दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक बजट क्या होता है और दूसरा कितने तरह के बजट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट। बजट आप लोगों को एक सिंपल टर्म में पता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्टिमेशन विच कैन बी प्री डिटरमाइंड बिफोर ऑपरेटिंग एनी ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन यानी किसी भी काम को करने के पहले जब आप उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें एस्टिमेट करते हो तो वही बजट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, तो कंस्ट्रक्शन कराने के लिए कितना खर्च हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, लेकिन कितना खर्च हो सकता है ये कहीं ना कहीं एस्टिमेट करना होता है, जिससे कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यानी जब आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो कोई भी हर्डल जनरेट ना हो। तो यहाँ जो आपने एस्टिमेशन किया है वो एस्टिमेशन आपका कहलाएगा बजट। जब आपके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे आप एस्टिमेशन और एक्चुअल दोनों वैल्यू को लिख करके यहाँ पे आप कंपैरिजन करते हो कि आपके ओवरऑल कितना डिफरेंस जनरेट हो रहा है। चलिए बजट देखते हैं। अब बजट इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है फॉर रिकॉर्डिंग एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर टाइम, जहाँ पे हम एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर को भी लिखते हैं और प्रोजेक्टेड यानी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर। पहले से हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन के बाद जो एक्चुअल आपकी जनरेट होती है दोनों को रिकॉर्ड करके हम कंपेयर करते हैं। तो बजट का काम प्राइमरी बेस पे है फ्यूचर में होने वाले काम का प्रेडिक्शंस डेटा तैयार करना, उस प्रेडिक्टेड डेटा के बिहाफ पे एक्चुअल ऑपरेशंस को कंपेयर करना और कंपैरिजन के बिहाफ पे डिफरेंस को फाइंड आउट करना। तो आई थिंक बजट क्या ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ बजट। बजट की बात करें तो नॉर्मली आपके बजट 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। वन इज मास्टर बजट, सेकंड वन इज ऑपरेटिंग बजट एंड थर्ड वन इज द फाइनेंशियल बजट। बजट की अगर बात करेंगे आप तो बजट में आपके मास्टर बजट, ऑपरेटिंग बजट और फाइनेंसिंग बजट, ये आपके जो बजट हैं, मेन जो बजट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती हैं वो है मास्टर बजट। मास्टर बजट के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो मास्टर बजट का मतलब जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल यानी पूरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो बजट तैयार करे वो मास्टर बजट है। इसी को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। चलिए देखते हैं। द मास्टर बजट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान फॉर अ बिजनेस। मास्टर बजट क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान है। प्लानिंग मतलब जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है, आज हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो किसी बिजनेस का जो कॉम्प्रिहेंसिव पूरे बिजनेस का जो फाइनेंशियल प्लान रिकॉर्ड करता है उसमें उसे कहा जाता है मास्टर बजट। इट इज मेड अप ऑफ द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ये आपका बनता किससे है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल 2 कैटेगरी के बजट से, विच आर इन टर्न मेड अप ऑफ सपोर्टिंग बजट, जिन्हें कहा जाता है सपोर्टिंग बजट। तो मास्टर बजट का मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो एक आपका बजट तैयार किया जाए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के पूरी फाइनेंशियल एस्टिमेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आपका कहलाएगा मास्टर बजट। चलिए इसकी सेकंड टाइप की बात करें, ऑपरेटिंग बजट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम बजटिंग जो बजट तैयार करते हैं वो किस चीज से रिलेटेड है? डे टू डे ऑपरेशन से। द ऑपरेटिंग बजट इज अ बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड ऑल सपोर्टिंग शेड्यूल। बजटेड इनकम स्टेटमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इनकम जो आपकी है वो डे टू डे ऑपरेशंस का ही पार्ट है। तो ऑपरेटिंग बजट आपका एक तरीके से बजटेड इनकम स्टेटमेंट कहलाता है, जहां पे हम सभी सपोर्टिंग शेड्यूल तैयार करते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को एफिशिएंटली परफॉर्म करा सके और बिजनेस में इनकम को जनरेट कर सके।
As an example, you would do the following in order to construct a rough operating budget for a manufacturing operation. एक मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अगर आपको करना है तो कुछ चीज़ें आपको ऑपरेटिंग बजट में इंक्लूड करनी होती हैं। जैसे पहला, यू प्लान ऑन हाउ मेनी यूनिट्स यू विल सेल। पहले आप प्लानिंग करोगे कितनी यूनिट आपको सेल करनी है। वेयर विल दोज यूनिट्स कम फ्रॉम, वो यूनिट्स आएंगी कहाँ से, आप प्रोड्यूस करोगे या मटेरियल खरीद करके आप प्रोड्यूस करना चाहते हो या मार्केट से परचेज करके सेल आउट करोगे, ये आपको कहीं ना कहीं अपने ऑपरेटिंग बजट में डिटरमाइन करना। हाउ मेनी यूनिट्स डू आई ऑलरेडी हैव, कितना हमारे पास पहले से अवेलेबल है। पुराना स्टॉक बिना रिव्यू किए नया स्टॉक नहीं अरेंज किया जाता, तो कितना हमारे पास पहले से अवेलेबल है मार्केट में सेल आउट करने के लिए, ये भी हमें एनालाइज करना होता है ऑपरेटिंग बजट में। Will I need any more units for inventory purpose? हमें क्या और ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को मेंटेन करने में, ये भी काम आपका ऑपरेटिंग बजट का है। नेक्स्ट, यू प्लान ऑन हाउ मेनी यूनिट्स यू विल प्रोड्यूस दिस ईयर। आप यहाँ पे ये भी प्लानिंग करोगे कि इस साल में आप कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो। फ्रॉम दिस यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस द यूनिट दैट यू विल नीड दिस ईयर। तो इसके लिए आपको कुछ कॉस्ट यानी पैसा चाहिए होगा, तो कितनी कॉस्ट आपके लिए करंट ईयर में आएगी ये भी आपको एस्टिमेट करना होगा। यू प्लान ऑन हाउ मेनी सेल्समैन यू विल नीड, कितने आपको सेल्समैन चाहिए। एंड द अदर मार्केटिंग एक्सपेंसेस यू विल नीड टू इनकर दिस ईयर इन ऑर्डर टू सेल द यूनिट्स दैट यू वांट टू सेल। तो मार्केट में सेल आउट करने के लिए कितने आपको मार्केटिंग एक्सपेंसेस करने होंगे, कितने आपको सेल्समैन चाहिए, इनको भी एस्टिमेट करना होगा ऑपरेटिंग बजट के अंदर। This tells you how much you will spend on marketing this year। ये आपको बताएगा कि कितना आपने मार्केटिंग ईयर में आपको करंट ईयर में स्पेंड करना है, ये भी आपको डिटरमाइन करना होगा। You plan on how many administrative support people you will need at this level of operation। आपको यहाँ पे ये भी प्लानिंग करनी होगी कि आपको इसके लिए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की ज़रूरत है जिससे कि आप अपना ऑपरेशन ईजिली परफॉर्म कर सको। एंड एट लास्ट दिस टेल यू हाउ मच यू विल स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और जो आपको ये बता देगा जब आप लेवल ऑफ ऑपरेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट को आप एस्टिमेट कर लोगे तो आपका यहाँ पे ये भी वैल्यू निकल आएगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आपको कितना पैसा खर्च करना है। तो ये डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करनी होगी जब आप अपना ऑपरेटिंग बजट तैयार करोगे। लास्ट वन, फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट की अगर हम बात करें तो ये भी एक पार्ट है मास्टर बजट का, जो आपने ऑपरेटिंग में नहीं रिकॉर्ड किया है वो सब आपके रिमेनिंग पार्ट फाइनेंशियल बजट में अब रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे देखें, द रिमेनिंग बजट्स दैट अपीयर्स इन द मास्टर बजट मेक अप द फाइनेंशियल बजट। रिमेनिंग जितने भी आपके मास्टर बजट में बचे हुए हैं यानी ऑपरेशंस के अलावा और जितने भी चीज़ें आप जिसका भी बजट बनाओगे वो सब क्या कहलाएंगे, फाइनेंशियल बजट। द फाइनेंशियल बजट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ कैश बजट। फाइनेंशियल बजट आपका कैश बजट भी इंक्लूड करेगा, बजटेड बैलेंस शीट आपकी इंक्लूड होगी यहाँ पे, और बजटेड इनकम स्टेटमेंट यानी इनकम से रिलेटेड जो आप बजट बनाओगे वो बैलेंस शीट यानी एसेट लायबिलिटी कैपिटल से रिलेटेड आप जो बजट बनाओगे वो भी इंक्लूड करेगा। और जो आपने कैश के ऑपरेशन परफॉर्म कर रखे हैं तो उसके लिए आपको जो कैश का बजट बनाना होगा वो भी आपका फाइनेंशियल बजट का ही पार्ट कहलाएगा। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल बजट का। यहाँ पे आपका जितना भी अकाउंटिंग के पार्ट में सिलेबस था वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। तो अब आपके पार्ट पे काम ये है कि जितनी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वो सब आप पूरा स्टडी कर लीजिए और जहाँ पे भी मुझे डाउट होता है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अकाउंटिंग का जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू।